नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड अकेडमी में। दोस्तों, जो आज की क्लास हमारी होने वाली है, आज की क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर फिर अध्याय 1 की विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के न्यूमेरिकल्स की, जिसमें मैं आपको आज 10 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। पहले 10। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10⁻⁷ तथा 3 गुणा 10⁻⁷ आवेश है, तो इनके बीच कितना बल होगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है Q1 इजिकल टू 2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम और Q2 दे रखा है 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। इनके बीच की दूरी R जो है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसको मीटर में बनाएंगे तो 3 गुणा 10⁻⁻100 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो हम जानते हैं कूलाम का नेम क्या कहता है, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो F निकालेंगे, F इजिकल टू हो जाएगा 9 गुणा 10⁹ Q1 का मान रखिए 2 गुणा 10⁻⁷ और 3 गुणा 10⁻⁷ R² यानी 30 गुणा 10⁻⁻2 और 30 गुणा 10⁻⁻2। अब देखिए यहाँ पर 10⁻⁻2 10⁻⁻2 10⁻⁻4 से ये कट जाएगा 10⁻⁻3 बार। अब देखिए इस 3 से ये कट गया 10 बार, ये 2 जीरो ऊपर जाके किस माइनस की हो जाएंगी, तो -7 और -3 -10 तो -12 हो जाएगा ऊपर। तो F इजिकल टू ये देखिए, और ये हो जाएगा 9। ये इस 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 गुणा 10⁻9 और 10⁻12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻7 और -3 क्या कितना हो गया, -10, और ये नीचे वाला जो है वो, तो ये हो जाएगा 10⁻12। तो ये देखिए 6 गुणा, अब 9 और 12 यानी 9 प्लस की है और 12 नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 6 गुणा 10⁻³ न्यूटन। ठीक है ना। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि .4 माइक्रो कूलाम के किस आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश है तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों गोलों के बीच की दूरी निकलवा रहा है, यानी R का मान निकलवा रहा है फर्स्ट पार्ट में। पहला आवेश जो Q1 है वो कितना है 0.4 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो को खाली कूलाम में व्यक्त करो तो 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। एक इसकी जीरो तो 4 गुना 10⁻⁷ कूलाम हो जाएगा। Q2 कितना है, Q2 है हमारे पास 0.8 माइक्रो कूलाम। इसी प्रकार ये हो जाएगा 8 गुना 10⁻⁷ कूलाम। ये हो गया। अब इन दोनों की हम जानते हैं F इजिकल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। 9 गुणा 10⁻⁹ Q1 Q2 का मान कितना है 4 गुणा 10⁻⁷ 8 गुणा 10⁻⁷ R² हमें निकालना है। F का मान कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन बट्टे R²। ये देखिए ये हो गया -7 -7 14 -14, यहाँ देखिए -14 प्लस 9 कितना हो जाएगा -5, तो -5 हो जाएगा। 9 चौकू 36 गुणा 8 गुणा 10⁻⁻5।
अब देखिए आर स्क्वायर इधर चले जाएगा। अब यहाँ आएगा 36 अट्ठे होता है 144 गुण 10 की पावर -5 नहीं 36 अट्ठे इससे ये कट गया। मान के चलिए इस पॉइंट को उठाया, यहाँ पर ये 10 कर दिया, इसको भी मत लिखिए। तो इस 2 से ये कट गया 18 बार, और 18 अट्ठे 144 गुणा 10 की पावर -5, इसका गुणा यहाँ होगा 10, तो 144 गुणा 10 की पावर -4। तो इस r का मान निकालेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 12 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर। दोनों गोलों की जो बीच की दूरी होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। अब ये जो अगला पार्ट है इसका, वो कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो पहले गोले के कारण दूसरे पर लगाया गया बल और दूसरे के कारण पहले पर लगाया गया दोनों बराबर हैं। फ़र्क इतना है कि जो पहला वाला जो दूसरे गोले द्वारा पहले गोले पर लगाया गया बल है वो आकर्षण बल है। तो आप बी पार्ट में डालकर ये लिख सकते हैं कि पहले गोले द्वारा दूसरे गोले पर लगाया गया बल दोनों बराबर हैं। कितना बल लगेगा दूसरे गोले द्वारा पहले गोले पर, वो बल होगा 0.2 न्यूटन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke²/g/m/e/mp विमाहीन राशियां हैं। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और यह अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ सॉल्यूशन में क्या है, इसके में ke²/j/m/e/mp ये पूछ रहा है, इसको बता रहा है कि ये एक विमाहीन राशि है। तो हम जानते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम F = होता है, आवेशों के लिए होता है तो हमने Fe मान लिया 1/4πε0। अब 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए ले रहे हैं तो मान गया E/E/r²। Fe इसको मान लिया हमने, ये नियतांक है, इसको हमने K मान लिया E²/r², समीकरण मान लिया 1। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है Fg। वो फॉर्मूला होता है Fg = 1/4πε0, सॉरी उसके लिए फॉर्मूला होता है G = G×m1m2/r²। तो Fg यही आ जाएगा, इसको मान लिया हमने समीकरण 2। अब दोनों का अनुपात करते हैं, यानी Fe और Fg करें तो ये जाएगा ke²/r²। अब ये चौथे नंबर की संख्या पहले पहुंच जाएगी और ये हो जाएगा Gm1m2, r² से r², Fe/Fg। यहाँ देखिए हो जाएगा ke²/Gm1m2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था पहले कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke/G/m/e/mp एक विमाहीन राशि है। तो इससे अब हमने क्या अनुपात निकाला, ये आ गया इसका Fe/Fg का अनुपात, यानी दो बलों का अनुपात। ये पूछ रहा है दो बलों का अनुपात है, ये दो बलों का अनुपात है, यह दो बलों का अनुपात है, ये ke²/Gmp, अतः यह विमाहीन है। अब ये पूछ रहा है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और यह अनुपात क्या बताता है। तो क्या बताता क्या है, ये बताता है, जो सेकंड इसका पार्ट है ये बता रहा है, ये जो है वो कूलाम के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। अब ये पूछ रहा है इस अनुपात का मान क्या होगा। Fe/Fg का जो मान होगा
कि यहाँ पर क्या है 1/4πε0, यानी उसका मान होता है 9 गुणा 10⁹ 9। अब देखिए हमारे पास E², ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 10⁻⁻19 होता है, 1.6 10⁻⁻19 हो जाएगा। इसका मान जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होगा 6.62 10⁻11, 6.67 गुना 10⁻11। एम इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, उसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और प्रोटॉन का 9 गुना 10⁻11 गुना 10⁻31, ये होता है। अब Fe/Fg, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2.4 10⁻39। इसका कोई हम मात्रक तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये विमाहीन है, तो यही जो हमारा होगा वो आंसर होगा। ठीक है ना। तो इस आज 3 क्वेश्चन पूरे हुए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत क्या है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि क्वांटीकरण किसे कहते हैं। क्वांटीकरण में बताया था मैंने आपको कि कोई वस्तु से जब कोई इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो उसमें एक पूर्ण संख्या के रूप में ही इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो सकता है। यानी जब एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या के रूप में जा सकते हैं वो, या हम किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम इस प्रकार इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते जैसे कि हमने एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, या कोई और कुछ भी हो सकता, मतलब कोई अर्धपूर्ण संख्या नहीं होगी, सिर्फ पूर्ण संख्या होगी। तो इसका आप लिखेंगे, आप जानते हैं Q होता है ±Ne, यानी किसी वस्तु का जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है, किसी वस्तु का जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश E 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होता है। इसका पूर्ण गुणक होता है और यहाँ पर n का मान जो होता है वो 1 2 3 4 पूर्ण संख्याओं के रूप में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या के रूप में जाते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के आवेश के क्वांटीकरण का समझाते हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को हम जितना चाहें उतना आवेश नहीं दे सकते, क्योंकि आवेश की जो न्यूनतम इकाई होती है उसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश यानी N कितना होता है 1/6 10⁻⁻19 कूलम, ये एक मूल आवेश है। तो जो आवेश दिया जाता है वो इसी के पूर्ण गुणक के रूप में दिया जाता है। तो ये हो गया। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, इसमें तो सिर्फ आपको क्वांटिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसकी डेफिनेशन लिखनी है और ये फॉर्मूला लिखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे स्थूल अथवा बड़े पैमानों पर आवेश के व्यवहार करते समय हम इसके क्वांटीकरण का कोई महत्व नहीं होता, यानी हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाला जो आवेश होता है, जो मूल आवेश होता है, वो तुलना में बहुत बड़ा होता है। यानी जो बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाला जो आवेश होता है वो मूल आवेश से बहुत बड़ा होता है। जैसे उदाहरण के लिए मानिए, चलिए उदाहरण के लिए देखिए अगर हम 1 माइक्रोकूलम आवेश है हमारे पास, तो इसमें जो है वो 10⁻13 मूल आवेश होंगे कि नहीं। अगर हमारे पास 1 माइक्रोकूलम आवेश है तो इसमें 10⁻13 मूल आवेश होंगे। तो ये बहुत बड़ी इकाई है और ये इसमें इतने मूल आवेश हैं, तो हम बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों का व्यवहार करते समय विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात चलती है हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। ये कह रहा है जब
कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था कंसेप्ट ऑफ चार्ज यानी आवेश की अवधारणा में। इसी प्रकार की परिघटनाओं का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो मैंने बताया था आपको, पहले आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और पढ़िए। जब किसी कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आता था। मैंने बताया था जब किसी कांच की छड़ को रेशम, जैसे हमारे पास ये कांच की छड़ है और एक है रेशम की छड़। मैं बताया जब किसी कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर चला जाता है, इसका जो चार्ज है वो इस पर चला जाता है। इस प्रकार ये तो हो जाती है पॉजिटिव और ये हो जाती है नेगेटिव। अब मान के चलिए कांच की छड़ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके पास थे 6। अब इससे जब दोनों को घिसा हमने तो इससे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ चले गए, तो इसके पास तो 8 ही रहे और इसके पास भी 8 हो गए। तो रगड़ने से पहले इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10, इसके पास 10 थे, इसके पास 6 थे। तो रगड़ने से पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वो थे हमारे पास 16 और रगड़ने के जो बाद हैं वो भी 8 और 8 16। तो ये क्या कह रहा है लास्ट में, कह रहा था स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम को किस प्रकार। तो हम कह सकते हैं कि रगड़ने से पहले भी हमारे पास 16 आवेश थे, 16 इलेक्ट्रॉन थे और रगड़ने के बाद ही हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार आवेशों का संरक्षण दिखाई देता है, यानी आवेश को ना तो नष्ट किया गया है और ना ही उत्पन्न किया गया है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया है। बस तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, ये देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है 4 बिंदु आवेशों, ये कह रहा है 4 बिंदु आवेश हमारे पास Q A इजिकल टू 2 माइक्रोकूलम, Q B इजिकल टू -5 माइक्रोकूलम और जो Q C है वो है 2 माइक्रोकूलम +2 और Q D है -5 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर के भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखे +1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो मान के चलिए ये जो है वो 4 बिंदु आवेश हमने एक वर्ग के कोनों पर रख दिए। इस बिंदु A पर रखा है +2 माइक्रोकूलम आवेश, B पर रखा है -5 माइक्रोकूलम आवेश, C पर रखा है +2 माइक्रोकूलम आवेश और D पर रखा है -5 माइक्रोकूलम आवेश। और इसकी जो दूरी है और इसकी जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा, यानी 4 भुजाएं बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें त्रिभुज ADC लीजिए, त्रिभुज ADC में। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ADC में, अब त्रिभुज AC स्क्वायर इजिकल टू होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यानी ADC त्रिभुज में अगर हम कर्ण निकालते हैं AC का स्क्वायर करते हैं तो AD का स्क्वायर और DC का स्क्वायर होगा। तो AC का जो मान निकालेंगे हम, AC का स्क्वायर, AD का मान कितना है 10 और ये 10, तो ये हो जाएगा, इसमें से लेंगे हम 10√2, AC का मान जो आएगा वो 10√2 आ जाएगा, 100√2 आ जाएगा। अब ये देखिए किस प्रकार आएगा, पहले देखिए AC स्क्वायर, ये हो गया 100 + 100, सही है ना। अब AC स्क्वायर, यहाँ से 100 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 बचा। अब इसका वर्गमूल करते हैं तो 10√2 सेंटीमीटर आएगा AC का मान। AC का मान अगर हम AO निकालें, AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD, तो वो AC का आधा हो जाएगा। तो 10 आधा हो गया 5√2 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में करते हैं हम तो हो जाएगा 5√2 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा, हो गया। अब देखिए
ये मान निकल के आ गया। अब एफ ए निकालिए, सबसे पहले A1 निकालिए। कूलम के नियम से 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 ये निकालना है। तो इसके द्वारा इस पर यानी एफ ए यानी बिंदु ए पर तो 2 माइक्रो कूलम रखा है, इसके द्वारा 1 माइक्रो कूलम बिंदु ओ पर रखे द्वारा बल निकालना है। तो 2 10⁻⁶ और 1 × 10⁻⁶। इनके बीच की दूरी कितनी है? 5√2 10⁻²। अगर हमने इसको निकाल दें तो एफ ए = आएगा 3.6 न्यूटन। एफ ए जो होगा वो एफ सी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी 2 माइक्रो कूलम है। तो एफ ए और एफ सी जो होगा ये भी आएगा 3.6। अब देखिए दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं लेकिन समान है। तो जब इसका परिणामी हम निकालेंगे, परिणामी जो बल निकालेंगे हम इसका, एफ ए और एफ सी दोनों 3.6 न्यूटन और एफ सी 3.6 न्यूटन। अगर हम इसका परिणामी निकालते हैं तो यहाँ देखिए आप एफ ए और एफ सी दोनों को जो है वो 2 माइक्रो कूलम आवेशों द्वारा लगाए गए हैं बिंदु ओ पर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम परिणामी इसका निकालें तो परिणामी जो निकालेंगे वो इसका 0 आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा बल, एक नेगेटिव होगा। तो एफ ए एफ सी निकालें तो सी जो होगा तो ये 3.6 - 3.6 तो 0 आएगा। अब एफ बी और एफ डी के लिए निकालते हैं हम। इसी प्रकार ये भी -5 माइक्रो कूलम है और ये भी -5 माइक्रो कूलम है। इन दोनों के कारण जो बल निकलेगा अलग अलग आएगा, फिर उसका परिणामी भी 0 आएगा, क्योंकि दोनों समान आवेश हैं। तो इसी प्रकार जो इसका इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर और डी के द्वारा ऊपर, सी के द्वारा ऊपर लगाएगा जो बल होगा वो संपूर्ण 0 बल होगा, शून्य बल होगा, क्योंकि आवेश समान है। चारों एक दूसरे के जो विपरीत रखे हैं आवेश वो समान है। जैसे ए के विपरीत रखा है +2 माइक्रो कूलम तो वही समान है, डी के रखा है और वी के रखा है वो भी समान है। तो जो बल निकल के आएगा वो बिल्कुल लास्ट में शून्य बल निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा यकायक नहीं टूट सकती। क्यों नहीं टूट सकती? पहला पार्ट तो ये है। और दूसरा कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रक्षेपण क्यों नहीं करती। तो पहला देखिए, पार्ट फर्स्ट का आंसर है। ये कह रहा है कि स्थिर क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं। ये कह रहा है स्थिर क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा यकायक नहीं टूट सकती। क्यों? तो इसमें आप आंसर लिखेंगे क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं यकायक टूट जाती है तो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति दर्शाती हैं। तो ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो उपस्थिति दर्शाती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती हैं, उसके संचरण की दिशा को दर्शाती हैं। अगर वो सतत वक्र नहीं होंगी तो वो टूट जाएंगी और वहाँ पर अनुपस्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा का टूटना उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति दर्शाता है। ये कह रहा वहाँ पर अनुपस्थिति दर्शाता है, अतः यह सतत वक्र होती है। या तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर मान के चलिए विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती थी कि विद्युत क्षेत्र एक ऐसा वक्र होता है जिस पर स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा गया धन आवेश जो होता है वो उसमें स्वतंत्र गति करता है। ठीक है ना? तो अगर हम वहाँ पर अगर वो सतत वक्र नहीं होंगी तो वहाँ पर वो जो है वो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को दर्शाएगा। तो यहाँ दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? तो आप इस पार्ट में सिर्फ इतना ही लिखें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। अगर ये सतत वक्र नहीं होती तो ये रेखा टूट सकती थी और वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को दर्शाती, जो असंभव है। अब पार्ट बी देखिए। पार्ट बी कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती।
नहीं करती। जैसे मान के चलिए मैंने बताया था इसकी क्वालिटी में एक क्षेत्र का यू जा रही है, एक यू जा रही है, ऐसा ये कभी नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि अगर ये विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को काटती हैं तो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो असंभव है। तो आप इस बी पार्ट में इतना ही लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटती हैं तो उस स्थान पर दो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये कह रहा है दो बिंदु आवेश हैं क्यू ए इजिकल टू 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी इजिकल टू -3 माइक्रोकूलम, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वैद्युत ध्रुव हो गया, बन गया कि नहीं? ये 3 माइक्रोकूलम का है, ये -3 माइक्रोकूलम का, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये तो ये 10 हो गई और ये 10 हो गई। अब क्या कह रहा है? ये पहला पार्ट पूछ रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। दोनों को मिलाने वाली रेखा की मध्य बिंदु ओ पर, ये ओ है, इस पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो पहले आवेश के कारण मान के चलिए विद्युत क्षेत्र निकालना है, वो हमने ई ए मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता था एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? क्या होता था? 1/4πε0, उसका मान होता है 10⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू कितना है यहाँ पर? 3 माइक्रोकूलम, यही तो होगा, 3 माइक्रोकूलम। अब जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10⁻² मीटर। इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 10⁻⁻4 हो जाएगा ऊपर, अब -4 और ये हो जाएगा 10⁻5, और ये वाली जो है ऊपर चली जाएगी तो एक कट जाएगी, इसमें से होगा 10⁻4, नीचे लगा सारा सिस्टम खत्म, और 9 × 27 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 27 गुणा 10 की पावर यानी ये निकल के आया है। अब क्या किया था हमने? फॉर्मूला का 9 अब क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है हमारे पास, हमने क्यू अपॉन आर ही कर दिया। तो इसको एक बार और लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 10⁻1 नीचे रहेगा, अब ये हो जाएगा 27 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। जो आंसर आया है हमारा वो निकल के आएगा 27 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। यानी इसका पहला पार्ट हो गया। दोनों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर आवेश पूछ रहा है। तो जो आवेश होगा वो बिंदु एक बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो क्या होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखी हमने और यहाँ पर क्यू का मान रखा, यहाँ आर स्क्वायर कर दिया। वो हमने आर स्क्वायर पहले किया नहीं था तो उसकी वजह से आंसर खराब आ रहा था। अब हमने यहाँ पर आर स्क्वायर कर दिया, ये आंसर आ गया। अब ये देखिए पार्ट बी क्या पूछ रहा है। पार्ट बी पूछ रहा है यदि 1.5 गुणा 10⁻³ परिणाम का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो ये पूछ रहा है कितने बल का अनुभव करेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F = QE, होता है कि नहीं? किस फॉर्मूले से? E = F/Q से। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला होता है। तो बल पूछ रहा है F, Q कितना, हमने कितने कूलम का रखा? 1.5, 1.5 गुणा 10⁻³ कूलम का। और विद्युत क्षेत्र कितना निकल के आया? 27 गुणा 10⁵ यहाँ लगाइए इस फॉर्मूले में, 27 गुणा 10⁵। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, 27 गुणा 15 करने पर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8.1 ये देखिए कुछ गलत हो गया हमारे। जो हमने ये निकाला था 27, वो सिर्फ पहले आवेश के कारण निकाला था हमने, बिंदु बी के कारण हमने निकाला नहीं है। अभी जो हमने आवेश निकाला है अभी वो सिर्फ
ई ए निकाला है हमने यहाँ पर। अभी हमारा ए पार्ट जो है वो अधूरा रह गया है। यहाँ पर ए पार्ट को ही देखना है दोबारा, यहाँ पर ए दोबारा देखना। अब पूछ रहा है वो, तो ई भी निकालना है हमें यहाँ पर। वह 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू कितना है? 10 की पावर -6 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि वही अब 0.10 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जो सॉल्यूशन होगा वो कितना आएगा? वो भी इतना ही आएगा, 27 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। इसको आप करके देखें ना। अब जो परिणामी तीव्रता होगी बिंदु ओ पर दोनों के कारण, वो क्या होगा? दोनों के कारण जुड़ जाएगी, ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। मैंने बताया था दोनों। तो 27 गुणा 10 की पावर 5, यहाँ पर प्लस 27 गुणा 10 की पावर 5, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 54 गुणा 10 की पावर, या फिर हम कर सकते हैं 5.4 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया। अब पहला पार्ट हुआ है। अब पार्ट 2 निकालना है। इसका पार्ट सेकंड। तो बल पूछ रहा है तो वो निकालेंगे F इजिकल टू क्यू ए। इससे आप कर सकते हो, मैं नहीं कराऊंगा इसको, आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बता दिया था, उसी प्रकार होगा। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए और क्यू बी। तो देखिए क्यू ए का जो मान है वो है 2.5 10 की पावर -7 न्यूटन, और क्यू बी का मान है वो -10 की पावर -7 कूलम। दोनों बिंदुओं ए 0 0, ये 3 डायमेंशन में त्रिविमीय ज्यामिति में, यानी इससे एक्स अक्ष से इसकी दूरी 0 है, वाई अक्ष से 0 है, और ये जेड अक्ष के -15 है, यानी जेड अक्ष के माइनस दिशा में, जेड अक्ष की माइनस दिशा में। इस प्रकार है ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये जेड 3 डायमेंशन में इस प्रकार बनता है। ये 2 डायमेंशन में ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, लेकिन 3 डायमेंशन में इस प्रकार बनता है। अब ये जेड में था तो माइनस की दिशा में था, इधर ले लिया। अब दूसरा जो बिंदु है वो है 0 0 + 15, वो यहाँ ले लिया। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 30 हो गई कि नहीं? 30 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि इनका कुल आवेश कितना है। कुल आवेश अगर हमें निकालें, इनका कुल आवेश Q इजिकल टू, दोनों जुड़ जाएंगे तो पहला कितना था? 2.5 10 की पावर -7, दूसरा कितना था? -2 गुणा 10 की पावर में। दोनों जुड़ने पर कितना हो जाएगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कुल आवेश जो होगा वो 0 कूलम होगा, हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट है इसका। ये पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव यानी कि P निकालना है हमको। P इजिकल टू होता है Q इंटू 2A 2L या 2A। इन दोनों आवेश में तो कोई एक आवेश लो, कोई एक आवेश ले लिया तो 2.5 10 की पावर -7 ले लिया, और ये ले लिया हमने। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 गुणा 10 की पावर माइनस, तो 25 थी 75। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा -7 और माइनस के 9, और 30 गुणा 10 की पावर माइनस, ये 25 थी 75 गुणा 10 की पावर -9। इसी प्रकार तो हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 75 गुणा 10 की पावर -9। इसका जो मान है वो क्या होगा? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम मीटर। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 4 गुणा 10 की पावर 9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण। ये पूछा सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर, तो P होगा ये 4 गुणा 10 की पावर 9 कूलम मीटर वैद्युत द्विध्रुव न्यूटन प्रति कूलम, यानी ये E होगा 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम कि किसी समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा इजिकल टू 30 अंश के कोण पर देखते हैं वैद्युत ध्रुव पर कार्य कर बल आघूर्ण का परिणाम टाउ निकलवा रहा है। टाउ इजिकल टू क्या होता है? टाउ निकलवा रहा है हमारे पास, तो टाउ इजिकल टू होता है PE sin थीटा, होता है कि नहीं? P का मान 4 गुणा 10 की पावर -9, 5 गुणा 10 की पावर 4 साइन थीटा। साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2।
इससे ये कट गया 2 बार, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा -5 यानी -4। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। तो आज जो हम बात कर रहे थे 10 क्वेश्चंस की, वो हमारी 10 क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको अगले 24 क्वेश्चन हैं इसमें, अगले 14 क्वेश्चनों को कराऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपका इस चैप्टर में से कोई सवाल रह गया है या कोई एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।